की शुरुआत करते हैं। हम लोग हिस्ट्री वाले पार्ट को कवर कर रहे थे, आज हम लोग इसमें सेकंड लेक्चर कवर करेंगे। फर्स्ट लेक्चर हम लोग कवर कर चुके हैं, जरूर आप देखिएगा ताकि आपको उसका जो लय है एक सीक्वेंस आपको कवर आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमने यहाँ भरतनाट्यम लिखे, इस रिलेटेड कुछ हम लोग जानेंगे, फिर आगे हम लोग टॉपिक आएंगे हिस्ट्री से रिलेटेड। ठीक, देखिए भरतनाट्यम तो क्वेश्चन था, ये पूरा क्वेश्चन ही था, इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या था कि जो भरतनाट्यम जो है जो दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों, धार्मिक विषयों, ये यहाँ ऑप्शन खाली था, ये खाली था, बोला कि धार्मिक विषयों, और बोला कि डायस के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। मतलब कि जो भरतनाट्यम था वह बोला कि भारत के धार्मिक विषयों और डायस के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता था। मतलब वो किसके विचारों को व्यक्त करता, तो ऑप्शन में ये था शैव धर्म। जो भरतनाट्यम था वह शैव धर्म के विचारों को क्या करता था, व्यक्त करता था। इसको ध्यान से देख सकते हैं। ठीक, नहीं अब थोड़ा आते हैं शैव धर्म से रिलेटेड। बोले कि शैव धर्म क्या है, ये बोले कि ये हिंदू परंपरा का, ये हिंदू परंपरा से रिलेटेड है। जो जो बोले कि जो शैव धर्म है वो शिव को पूजा करते हैं। मतलब क्या करते हैं, शिव को पूजा करते हैं। और ये जो लोग होते हैं अधिकतर तपस्वी जीवन को व्यतीत करते हैं और योग पर अधिक ध्यान देते हैं। इसको याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि भरतनाट्यम कहाँ पे है, तो तमिलनाडु का, तमिलनाडु में आपको नृत्य मिलेंगे। ठीक है, मतलब कि इसकी जो उत्पत्ति हुई भरतनाट्यम के वो नाट्य शास्त्र से भी है, इसको याद रख सकते हैं। ठीक, और बोला कि इसका जो निर्माण हुआ कैसे हुआ, बोला कि भरत द्वारा, इसे भरत द्वारा लिखा गया है। ये एक रंगमंच के तौर से इसे एक प्राचीनतम ग्रंथ के तौर से इसे यूज किया जाता है, इस चीज समझ सकते हैं। चला गए थे, ये कुछ नृत्य है, इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन था। देखिए दसकठिया, बस इटो पढ़िएगा। दसकठिया जो नृत्य है वह किस राज्य में फेमस है, तो ये आपको उड़ीसा मिलेंगे। ठीक है, दसकठिया जो नृत्य है वो आपको उड़ीसा में मिलेंगे। बोला कि ये क्यों फेमस है, क्योंकि ये बोला कि दो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। मतलब ये दो पुरुषों के द्वारा किया जाता है और यह एक आदिवासी नृत्य है, आपको दिख रहा होगा, यह दो पुरुषों के द्वारा किया जाता है और यह एक आदिवासी नृत्य है। ठीक, बोला इसमें ऐतिहासिक क्या है, बोला कि जो दसकठिया नृत्य है वो ऐतिहासिक और पुरानी कथाओं को चित्रित करते हुए इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बस आप याद रखिए कि दसकठिया जो नृत्य है वो उड़ीसा में किया जाता है, यह दो पुरुषों के द्वारा किया जाता है और यह एक आदिवासी नृत्य है। बस ऐसे पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा। और क्वेश्चन एक यहाँ भी बन सकता है, जो दसकठिया जो नृत्य है खासकर उड़ीसा में फेमस था, बोला कि ये किस भगवान से रिलेटेड है, ये आपको शिव भगवान से रिलेटेड मिलेंगे, ये देख सकते हैं। ठीक, अरे बहुत सारा मैं नीचे लिख दिया हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। भवी जो नृत्य है आपको मिलेंगे राजस्थान में। उसके बाद करियाला, करियाला आपको मिलेंगे हिमाचल प्रदेश में। उसी तरह से गारो डांस अगर पूछे तो वो गुजरात आपको मिलेंगे। उसी तरह से यात्रा पूछे, जैसे रथ यात्रा बोलते हैं, खासकर उड़ीसा में बहुत फेमस है। उसके बाद माच पूछेंगे तो माच आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे। स्वांग आपको हरियाणा में मिलेंगे। उसके बाद ओझा पाली आपको असम में मिलेंगे। ये सब नृत्य है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको याद रख सकते हैं। देखिए आगे देखिए, उसके बाद हम लोग बात करें पवाड़ा, पवाड़ा आपको महाराष्ट्र में मिलेंगे। और उसका तमाशा आपको महाराष्ट्र में मिलेंगे। उसके बाद भाण पाथेर, ये जम्मू कश्मीर आपको मिलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछे भी ये क्वेश्चन। उसके बाद भावना, भावना असम में आपको मिल जाएंगे। दशावतार आपको कोंकण एरिया में आपको मिल जाएंगे। उसके बाद नकल जो है वो पंजाब में आपको मिल जाएंगे, ये नृत्य। चलिए आगे, आपको दिख रहा होगा झारखंड की। देखिए बोले कि देखिए झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा झीका, ये क्वेश्चन था कि बस ये क्वेश्चन था कि झीका जो दसाई नृत्य है वह किस राज्य में किया जाता था, तो वो झारखंड में किया जाता था। जो ये झीका दसाई जो नृत्य है वो झारखंड में किया जाता था। बस ये जो झारखंड पढ़ सकते हैं इंपॉर्टेंट के लिए। जो झीका, इसका आयोजन कब करता था, तो बोला कि दशहरे के कुछ दिन पहले इस नृत्य का आयोजन किया जाता था। ठीक, बोले कि झारखंड के अब कुछ लोक नृत्य है, इसको पढ़ लेते हैं। तो झारखंड के जो लोक नृत्य है उसमें से सबसे पहले बोलेंगे अलकप, क्या लिखे अलकप, अलकप, कर्मा, अग्नि, झूमर, पाइका और फगुआ। ये सब जो नृत्य है वो झारखंड में बहुत फेमस है, इसको याद रख सकते हैं। आगे आपको दिख रहा होगा चंगाई। बोले कि चंगाई जो नृत्य है वो भारत के नागालैंड राज्य में फेमस है। मतलब चंगाई जो नृत्य है वो भारत के नागालैंड राज्य में आपको फेमस मिलेंगे। और बोले कि जो नृत्य है, बोले कि नाक्यूलम उत्सव के दौरान इसको किया जाता है। नाक्यूलम उत्सव के द्वारा चांग जनजाति के द्वारा इस नृत्य का प्रयोग किया जाता है। बस अब याद रखिएगा चंगाई नृत्य कहाँ किया जाता है, नागालैंड में किया जाता है। बस आपके लिए ही इंपॉर्टेंट है। आगे देख सकते हैं, बोले कि जो चाक नृत्य था जो नागालैंड में फेमस था, ये 3 दिन तक चलता है। ये कितना चलता है, ये 3 दिन तक फेमस है। ठीक, अब आते हैं नागालैंड के भी बहुत सारे नृत्य हैं, उसको थोड़ा हम लोग जान लेते हैं, फिर आगे थे। ठीक, उसमें से जो नृत्य है, पहला नृत्य है आलूयुट्टू। आलूयुट्टू नृत्य है वो कोनयाक जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक, उसके बाद है अगू सिरकुल्ला जो ये एक युद्ध नृत्य है वो नागालैंड में किया जाता है। ठीक, तितली नृत्य है जो नागालैंड में किया जाता है। खंबा नृत्य है नागालैंड में। कुकी नृत्य है नागालैंड में। उसके बाद लैसा लाप्ट जो नृत्य है नागालैंड में। उसके बाद मयूर नृत्य नागालैंड में। उसके बाद मोत्सो नृत्य एगो जनजाति द्वारा किया जाता है नागालैंड में। उसके बाद मोनियो ओसो। उसके बाद सदल केकाई, सीचा और
कुकई, कूचो, हाँ ये सब जितने भी जो नृत्य हैं वो आपको नागालैंड में मिलेंगे। ठीक, देखिए भारत में पशुपालन, अब आते थे हिस्ट्री वाले पार्ट में। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम जो साक्ष्य सबको मिला है वो हमको मेहरगढ़ से मिला है। कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ में। हाँ, भारत के प्राचीनतम या कृषि के जो साक्ष्य मिला है वो हमें मेहरगढ़ से मिला है, इसको याद रख सकते हैं। ठीक, आखिर बोलेंगे मेहरगढ़ से मेहरगढ़। आते हैं दूसरा, हाँ देखिए एक यहाँ दूसरा था, मैं दिखा देता हूँ। देखिए हाँ, देखिए अब मेहरगढ़ बात करें, मेहरगढ़ कहाँ है? तो मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान, हाँ बलूचिस्तान शहर में मिला है। और मेहरगढ़ से हमें गेहूं के साक्ष्य मिले। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहले तो बोलेंगे कृषि के कहाँ मिले, तो मेहरगढ़ से। तो मेहरगढ़ में गेहूं के प्रमाण मिले हैं। कहाँ मिले हैं? गेहूं में। हाँ, ऑप्शन में एक था ये लोहरादेव था, तो बोलेगा लोहरादेव कहाँ है? तो लोहरादेव यूपी में, इसको याद रखें। हाँ, ये वाला ऑप्शन में था, ये वाला, इसको देख सकते हैं। उसी तरह से बात करें, इधर देखिएगा, बोले कि चावल के जो साक्ष्य, बोले कि चावल, हाँ देखिए यहाँ गेहूं के साक्ष्य बोला, तो गेहूं के साक्ष्य हमको कहाँ मिला? आपको मिला मेहरगढ़ में, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। उसी तरह से चावल के अगर साक्ष्य पूछें तो आपको कोल्डिहवा मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? कोल्डिहवा में। ये कोल्डिहवा कहाँ पे है? वो आपको यूपी में बेलन नदी के किनारे आपको मिलेंगे, इसको याद रख सकते हैं। देखिए आगे, बोले कि ताम्रपाषाण युग, हाँ मतलब कि ताम्रपाषाण युग उस युग को बोलेंगे जिसमें तांबे का प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाता था। इधर ध्यान से दीजिएगा। हाँ, बोले कि देखिए ताम्रपाषाण युग को कैलकुलेथिक युग, हाँ कैलकुलेथिक युग के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। ताम्रपाषाण युग को, इसको देख सकते। बोले कि हड़प्पा में, हाँ हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर, हाँ सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। ये बीपीएससी में आया क्वेश्चन है कि हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन थे उसमें किस रंग का हम लोग प्रयोग करते थे? तो उसमें लाल रंग का प्रयोग करते थे। ठीक, तो देखिए बोले कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना, सिंधु घाटी सभ्यता है वो किस काल में आते हैं? तो वो अध ऐतिहासिक काल में आते थे। याद रख सकते हैं, अध ऐतिहासिक काल में। कि इस काल में क्या फेमस था? इस काल में जो व्यक्ति था, लिपि का तो ज्ञान था, लेकिन हाँ लेकिन लिपि का तो हम लोग पता कर लिए थे, लेकिन इसमें हम लोग आज तक इसको पढ़ नहीं पाए। हाँ, इसको देख सकते हैं। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता। उसी तरह से हम लोग आदि ऐतिहासिक काल पढ़ रहे थे। हाँ, बोला कि आदि ऐतिहासिक काल में, हाँ देखिए हम क्या बोले, जिस तरह से लेखन कला का तो ज्ञान था, आदमी लिखना पढ़ना जानते थे, हाँ लिखना पढ़ना, लेकिन उसे अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, मतलब कि हम लोग अभी उसमें पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक, देखिए बोले कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषता थी, हाँ वो क्या थी? सबसे जो प्रमुख विशेषता है वह नगर नियोजन। नगर नियोजन उसका सबसे प्रमुख विशेषता है सिंधु घाटी की। ठीक, यहाँ पे क्या था? यहाँ से पक्की ईंटों की बनी बहुत सारी इमारतें, खासकर मोहनजोदड़ो में, हाँ मोहनजोदड़ो से ये मिला है। क्या क्या मिला मोहनजोदड़ो से? हमको मिला है विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार। ये तो बहुत पढ़िएगा, मैं पहले वीडियो में ये बता चुका हूँ कि मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार और अन्नागार आपको हमको मिले हैं। ठीक, बोले कि ये जो, बोले कि हम बात करते हैं, बोले कि इनकी सतह क्या, जो स्नानागार जो था, हाँ बोला इसकी सतह को जोड़ने के लिए हम लोग जिप्सम और मोर्टार के द्वारा इसकी सतह को जोड़ें ताकि पानी वहाँ पे अस्थिर रहे। ठीक, बोले कि पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें, ये सुनियोजित कला जो था ये मोहनजोदड़ो से मिला हुआ था। ये सब क्या था? मोहनजोदड़ो की विशेषताएं थी। अब इसको याद रख सकते हैं। आगे देख सकते हैं, और थोड़ा पढ़ लेते हैं। उन्नत व्यापार था, व्यापार काफी चरम सीमा पे था, और वाणिज्यिक, हाँ कमर्शियल जो था काफी अच्छा था वहाँ पे, याद रख सकते हैं। आगे आते हैं, आपको दिख रहा होगा, हाँ पूरा लेख। हाँ देखो बोला कि पूरा लेख विद्या का अभिप्राय क्या होता है? शिलालेखों का अध्ययन करा। देखो पूरा लेख का मतलब ये होता है जितने भी जो पत्थर लिखते हैं, मतलब पत्थर में जो भी कोड वर्ड लिखे हुए हैं उसको क्या करना? अध्ययन करना ही को ही हम लोग क्या कहते हैं? पूरा लेख। हाँ, उसका मतलब क्या होता है? वो होता है शिलालेखों का अध्ययन करना, मतलब पत्थर में जो भी लिखे हैं उसके बारे में अध्ययन करना पूरा लेख कहलाता है। ये क्या रख सकते हैं। देखिए बोले कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे बड़ी विशेषता जो थी वो था, क्या था? व्यवस्थित शहरी जीवन। हाँ, मतलब कि वहाँ पे शहरी जीवन को काफी व्यवस्थित ढंग से उसको व्यवस्थित किया गया था। ठीक, बोले कि यहाँ पे जो सड़कें थी एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई व्यवस्थित किया गया था। इसको याद रख सकते हैं। कहाँ पे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक, अब देखिए देवी माता की जो पूजा थी, देवी माता की जो पूजा थी वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। क्वेश्चन था कि देवी माता की पूजा कैसे संबंधित है? वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ठीक, और बोला कि मोहनजोदड़ो से क्या मिला हमें? मोहनजोदड़ो से स्त्री की मूर्ति मिली है, स्त्री से मूर्ति मिला है मोहनजोदड़ो से। ठीक, बढ़ेगी बात करें हड़प्पा। हाँ, हड़प्पा से एक मुद्रा पर, हड़प्पा से एक मुद्रा पर, मुद्रा मतलब जो सिक्का जो चलता था। ठीक, हड़प्पा से एक मुद्रा पर ऊपर की ओर पैर तथा नीचे की ओर सिर किए हुए, हाँ उस पर नारी का एक चित्र किया हुआ है, और उसके गर्भ से एक पौधा जो है निकलते हुए दर्शाया गया। हाँ, बस अब इतना पढ़ लीजिए। कोई नारी का मतलब कि एक हमको मुद्रा मिला हुआ, वहां से गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दर्शाया गया। हाँ, तो वो कहाँ से मिला? वो हमको हड़प्पा से मिला। बस ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए बात करें मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा जो मिला, मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा जो भवन था वो धन्यागार था। क्या? तो धन्यागार का तो गोदाम था, वहाँ सामानों को रखा जाता था। मोहनजोदड़ो में धन्यागार और अन्नागार दोनों मिला हुआ। हाँ, ये बोले कि ये सबसे बड़ी इमारत थी। हाँ, अन्नागार बोलिए या क्या लिखा, अन्ना कोठर बोलिए या धन्यागार बोलिए, तीनों एक ही नाम है। ये तीनों एक ही नाम है। ठीक, इसकी जरा लंबाई की बात करें, कितना लंबा था ये? 45, हाँ मतलब कि 45.71 मीटर लंबा था, और चौड़ाई था
15.23 मीटर चौड़ा था, इसको याद रख सकते हैं। लेकिन अब ये जरूर याद रखिएगा, धनियागार, अन्नागार, हाँ एक स्नानागार भी था, वो आपको मोहनजोदड़ो में मिले, इसको देख सकते हैं। हड़प्पा की बात करें, हाँ ये दिख रहा होगा, हाँ बल्कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम जो खोज करता था वह दयाराम साहनी था। हाँ दयाराम साहनी था, 1920 में इसको खोज किया था, इसको याद रख सकते हैं। 1920 याद रख सकते हैं, 1920 या 21 होगा तो कंफ्यूजन रहा। हाँ तो बोला कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज करता था वो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। देखिए हड़प्पा जो था, हाँ बल्कि हड़प्पा कहाँ पे है, तो बोला कि हड़प्पा जो है पाकिस्तान के, हड़प्पा जो है पाकिस्तान के मांटगोमरी जिला में अवस्थित है। बस ये क्वेश्चन पूछते हैं, हड़प्पा के जो मांटगोमरी जिले में आपको मिल जाएंगे, ठीक। ये हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे अवस्थित है, इसको याद रखिएगा। अब आते दूसरा है दैमाबाद। हाँ दूसरा क्या है, दैमाबाद। हाँ बोला कि दैमाबाद पर हाँ हड़प्पन समय के रथ, हाँ रथ की एक प्रतिमा हमको मिला है, तो बोले कि कहाँ मिला है, वो दैमाबाद में मिला है। कहाँ पे मिला है, दैमाबाद में, ठीक। ये दैमाबाद कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र के, हाँ महाराष्ट्र के अहमदनगर में मिला है। दैमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र के अहमदनगर में, ठीक। और बोला कि जो रथ मिला है इसकी लंबाई हमको मिला है 45 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर इसका चौड़ा मिला है, ठीक है। बोले कि इसमें 2 बैल जुड़े हुए हैं, इसको देख सकते हैं, दैमाबाद में 2 बैल जुड़े हुए हैं, हमको क्या मिला है, एक रथ मिला है, ठीक। आगे आते हैं मोहनजोदड़ो से रिलेटेड, ठीक। देखिए मोहनजोदड़ो का जो लारकाना जिला था, मोहनजोदड़ो का जो मोहनजोदड़ो लारकाना, ऐसा क्वेश्चन था कि मोहनजोदड़ो किस जिले में अवस्थित है, तो मोहनजोदड़ो लारकाना जिले में स्थित है, ठीक। बोले कि यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लारकाना जिले में अवस्थित है, ठीक। बोले कि 1922 में, बोले कि 1922 में हाँ इसका उत्खनन हाँ रखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। मैं इसको 20-21, हाँ देखिए 20-21 कर देता हूँ ताकि अच्छा रहेगा। हाँ मैं बता रहा था कि मोहनजोदड़ो का जो खोज किया गया था, मतलब कि 1922 में, हाँ वो जो राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था, इसको याद कर, ठीक है। अब जो मोहनजोदड़ो था वहाँ से हमको क्या क्या मिला है, मोहनजोदड़ो से स्नानागार, अन्नागार और कॉलेजियम भवन हमको मिले हैं। कहाँ से, मोहनजोदड़ो से, इसको देख सकते हैं। बात करें भारत में कई वर्ण व्यवस्था, बल्कि व्यावसायिक, हाँ व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए बनाई गई थी। भारत में जो पहले वर्ण व्यवस्था थी, जो थी हाँ वर्ण व्यवस्था, जो कास्ट सिस्टम जो बनाया गया था, वो क्या था, वो मेहनत के मतलब कि काम से रिलेटेड उसको बांटा गया था। यहाँ नाम लिखा था श्रम, हाँ मतलब कि श्रम विभाजन के तौर से इसे बनाया गया था, ठीक। बात करें तो भारतीय संगीत का उद्गम जो हुआ ना, भारतीय संगीत का जो उद्गम हुआ वह सामवेद में हुआ है, इसको याद रख सकते हैं कि भारत सामवेद से भारतीय संगीत का उद्गम हुआ है, ठीक। इसको समझ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हम लोग सामवेद पढ़ रहे थे, बोला कि सामवेद में, हाँ सामवेद में हाँ यज्ञों के अवसर पर जो गाए जाने वाले मंत्र रहते हैं, मंत्रों का संग्रह है। मतलब सामवेद में कहीं भी मंत्र होता है उसमें जो हम लोग मंत्र का यूज करते हैं, हाँ तो वो सामवेद से रिलेटेड है, मतलब कि उसी मंत्रों का जिक्र उस सामवेद में ही किया गया है, ठीक। मतलब कि मंत्रों को, हाँ जो मंत्र अब गाने वाले व्यक्ति को हम लोग उद्गाता कहते हैं। मतलब सामवेद में, हाँ सामवेद में जो मंत्र को गाते थे उस समय उसको हम लोग उद्गाता के नाम से हम लोग जानते थे, ठीक। आगे बात करें कि आरंभिक, हाँ आरंभिक वैदिक काल में हाँ वर्ण व्यवस्था व्यवसाय प्रति, मैं पहले बता चुका हूँ कि पहले जो कास्ट सिस्टम जो बांटा गया था वो काम से रिलेटेड बांटा गया था, लेकिन आज अब जाति हो गया है। आगे बात करें, बोले कि ऋग्वेद के दौरान, हाँ ऋग्वेद के दौरान, हाँ बोले कि वर्ण व्यवस्था यानी कि जाति, हाँ जाति की जानकारी नहीं थी। मतलब ऋग्वेद में जाति से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं थी। आखिर जानकारी किससे रिलेटेड थी, तो ऋग्वेद में जो जानकारी था वह था संयुक्त परिवार रहने का, मतलब कि जो ग्रुप फैमिली जो हम लोग लिखते हैं, हाँ जिसको बोलते हैं ज्वाइंट फैमिली, हाँ तो संयुक्त फैमिली, और कृषि का भी जिक्र था, और विवाह प्रथा के बारे में ऋग्वेद में काफी जिक्र किया गया था, लेकिन उसमें जाति से रिलेटेड कोई भी जिक्र नहीं किया गया था। आगे बात करें, देखिए जौ, हाँ बोले कि मनुष्य के द्वारा सबसे पहला प्रयोग होने वाला जो कौन सा अन्न था वह जौ था। कहीं जौ लिखा रहता, नहीं तो कभी यौ लिखा रहता, दोनों सकते थे। मनुष्य के द्वारा सबसे पहला जो प्रयोग किए वाला जो अन्न मतलब भोजन था वह जौ था या यौ, इसको याद रख सकते हैं। आगे बात में जो यज्ञ सूत्र, बोले कि यज्ञ सूत्र जो है वो किस वेद में है, वो ऋग्वेद में मिलेंगे। यज्ञ सूत्र आपको ऋग्वेद में मिलेंगे, ठीक। ऋग्वेद में पहली बार, हाँ ऋग्वेद में पहली बार राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ, हाँ यज्ञ के बारे जानकारी मिलता है। मतलब क्वेश्चन आएगा कि राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ के बारे कहाँ से जानकारी मिलता है, तो हमें यजुर्वेद में मिलता है, इसको याद रख सकते हैं, ठीक। बल्कि ये जो यजुर्वेद है, हाँ ये वेद पद, हाँ पद और गद दोनों में फेमस है, मतलब दोनों में लिखा गया है। जो यजुर्वेद है या पद और गद दोनों में लिखा गया है, ठीक। इसके जो यजुर्वेद है इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, पहला होगा कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा होगा शुक्ल यजुर्वेद, है इसको याद रख सकते हैं।
देखिए बोला कि जुरासिक काल, हाँ, जुरासिक काल को माना गया पूरी तरह से एक वृक्षीय फॉसल, हाँ, जो वृक्षीय फॉसल था, हाँ, ये कहाँ पे मिला है, ये हमें छत्तीसगढ़ के मिला है। छत्तीसगढ़ में कहाँ मिला है, तो छत्तीसगढ़ में सरगुजा, हाँ, छत्तीसगढ़ में सरगुजा के शंकरपुर गांव में ये हमको मिला गया। मतलब कौन सा, जुरासिक काल का जो एक वृक्षीय फॉसल है वो हमें कहाँ मिला है, वो छत्तीसगढ़ के सरगुजा के शंकरपुर गाँव में मिला गया, हाँ। और इसमें टोटल 6 फॉसल मिले हुए हैं, इसको याद रख सकते हैं। देख सकते, चले आगे बढ़े। बोलिए हम लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता का जो लिपि था उसको हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी उसे हम लोग अज्ञात की कहते हैं, कि वहाँ का जो लिपि था अज्ञात है, मतलब आज तक उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए, ठीक। और उसकी भाषा को भी देखिए, सिंधु भाषा की लिपि बोलिए और सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि या भाषा बोलिए, दोनों अज्ञात हैं, दोनों को हम लोग आज तक समझ नहीं पाए हैं, ठीक। समिति, हाँ, समिति जो है जनजातीय सभा या सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी। क्वेश्चन था, डैश यहाँ था कि जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में कौन शामिल होती थी, वह समिति शामिल होती थी, इसको याद रख सकते हैं, ठीक। आगे था, बोले कि रॉबर्ट ब्रूट फूट, हाँ, रॉबर्ट ब्रूट फूट कौन था, मतलब कि रॉबर्ट ब्रूट फूट था, वह एक पुरातात्विक था। क्या था, एक पुरातात्विक था। बोले ऐसा क्यों, बोले कि 1863 में यह भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण के लिए ये फेमस था, इसीलिए इसको मतलब कि यह पुरातात्विक भी बोला जाता है, ठीक। आगे बढ़ेंगे, थॉमसन, हाँ, थॉमसन ने कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण हो गया, कांस्य हो गया और लोहे युग का त्रिविमीय विभाजन किया। मतलब किसने किया, थॉमसन ने। क्वेश्चन उल्टा था कि पाषाण, कांस्य और लोहे युग का जो त्रियुगनीय विभाजन किसने किया, तो थॉमसन के द्वारा किया गया था, ठीक। ये कब किया गया, तो 1922 में किया गया था, इसको याद रख सकते हैं। देखिए आगे पढ़ें, बोले कि मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में पशुपालन का आरंभ हुआ, इसको याद रखें, मध्य पाषाण काल में पशुपालन का आरंभ हो चुका था, ठीक। बोले कि देखिए साक्ष्य कि अब देखो जो पशुपालन के साक्ष्य में कहाँ मिले हैं, तो एक आदमगढ़ से मिला है और दूसरा बागुर से मिला है, हाँ। तो आदमगढ़ कहाँ पे है, आदमगढ़ आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश में, हाँ, जो होशंगाबाद में, हाँ। और बागुर कहाँ पे है, बागुर राजस्थान में है, जो भीलवाड़ा में है, इसको याद रख सकते हैं, ठीक। आगे बात करें, बोले कि मध्य पाषाणी काल में पशुपालन, मध्य पाषाणी काल में पशुपालन के प्रमाण हमको कहाँ मिले हैं, तो आदमगढ़ से मिले हैं। देखिए ऑप्शन में आदमगढ़ था, ये ऑप्शन नहीं दिया था, तो इसलिए पशुपालन के जब भी साक्ष्य मिले तो आपको आदमगढ़ और नहीं तो बागुर, यार आदमगढ़ उल्टा ही पूछते हैं कि आदमगढ़ कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में, और बागुर कहाँ पे है, तो राजस्थान में, हाँ। याद है, देखिए यहाँ क्वेश्चन भी था गुड कि पशुपालन के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो आदमगढ़ में मिले हैं। अगर बागुर भी रहेगा तो ये भी सही हो जाएगा, इसको याद रख सकते हैं। आगे पढ़े, अब दूसरा है मदहा, क्या लिखे, महदहा, महदहा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, महदहा ऐसे पढ़िएगा, महदहा, महदहा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, ठीक। ये महदहा कहाँ पे है, तो महदहा हमको यूपी में मिलेंगे, यूपी के प्रतापगढ़ में हमको मिलेंगे महदहा, ठीक। बोले कि यहाँ हड्डी और सींग से भी निर्मित हमको बहुत सारे उपकरण मिले, ठीक। यहाँ जो हड्डी जो मिला है वो हड्डी हमें मध्य पाषाण काल से रिलेटेड है, मतलब हड्डी जो मिला है वो मध्य पाषाण काल से रिलेटेड, ठीक है। और बोला कि एक ही कब्र से, देखो एक ही कब्र से 3 कंकाल हमको कहाँ मिले हैं, तो वह दमदमा से मिले, कहाँ मिले हैं, दमदमा से। जो क्वेश्चन रहेगा, बोला कि एक ही कब्र से, मतलब एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं, दमदमा मिले, इसको याद रखें, दमदहा यार। आगे बात करें, बोला कि खाद्यान्न, बोला कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ, मतलब खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ है, याद रख सकते हैं। और बल्कि इसी नवपाषाण काल में मानव ने कृषि का भी, मतलब देखिए कृषि का भी क्या किया, विकास कर दिया था कृषि का, हाँ। यहाँ देखिए पशुपालन बात किए थे, पशुपालन मध्य पाषाण काल में था, हाँ, याद रख सकते हैं। तो कृषि की देखिए बात के सर्वप्रथम जो मानव था कृषि का, हाँ, तो वो नवपाषाण काल में शुरू कर दिया था, ठीक। खाद्यान्नों की कृषि, हाँ। देखिए आगे बात करें, बल्कि भारत है, बल्कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य हमको कहाँ मिला है, तो नर्मदा घाटी मिला है, तो नर्मदा घाटी में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य में मिला है, ठीक। ये नर्मदा घाटी कहाँ पे है, तो बोला कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में मिलेगा, ठीक। और इसकी खोज जो हुआ था 1982 में किया गया था, ठीक। बल्कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा, देखिए लिखा ना, मानव द्वारा सर्वप्रथम जो प्रयोग किया जाने वाला अनाज था वो क्या था, वह जौ था, या इसे यौप के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये बोले इससे रिलेटेड मैं पहला वीडियो बता चुका हूँ, ठीक। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हमको लोहरादेव से मिले, कहाँ मिले हैं, लोहरादेव से, ये कहाँ पे है, लोहरादेव को यूपी के संत कबीर नगर में मिलेंगे, हाँ। यहाँ पे 8000 से लेकर 9000 ईसा पूर्व तक के, हाँ, 8000 से लेकर 9000 ईसा पूर्व तक के हमको एविडेंस मिले हैं, उस काल तक के यहाँ आभूषण मिले, मतलब कि अनाजों के ये मिले हैं। आगे बात करें,
देखिए प्राचीनतम साक्ष, हाँ देखिए जो अगर प्राचीनतम चावल की बात करें, हाँ चावल कहाँ मिला है, तो हमें कोल्डीवा से मिला है। कहाँ मिला है, कोल्डीवा से, याद रख सकते हैं। ये यूपी में है, ये यूपी के इलाहाबाद में बेलन नदी के घाटी में आपको मिलेंगे कोल्डीवा, याद रख सकते हैं। उसी यहाँ पे हमको 6500 ईसा पूर्व के चावल के भूसी के साक्ष्य मिले हैं, इसको याद रख सकते हैं कोल्डीवा में। ठीक, देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में, हाँ भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं, कृषि के। देखिए दोनों ओर, देखिए ये क्वेश्चन यहाँ तो धमाकेदार बना है। देखिए मैं देखें क्वेश्चन था कि प्राचीन चावल के साक्ष्य कहाँ मिले, तो कोहल्डीवा से। ठीक, उस तरह पूछे कि प्राचीनतम उपकरण में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले, तो मेहरगढ़ अब मारिएगा, क्या मारिएगा, मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। कहाँ पे है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। ठीक, यहाँ पे लगभग 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि गेहूं के साक्ष्य वो कहाँ मिले हैं, तो मेहरगढ़ में। ठीक, चावल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो कोहल्डीवा में, इसको याद रख सकते हैं। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं, मेहरगढ़ में। देख सकते हैं मेहरगढ़ में खाली कृषि लिख दिया। अगर बोलेगा मेहरगढ़ क्यों फेमस है, तो वहाँ गेहूं के, हाँ मतलब मेहरगढ़ देख सकते हैं गेहूं के साक्ष्य के लिए फेमस है, लेकिन वहाँ कृषि लिख दिया क्यों, गेहूं की कृषि से रिलेटेड है। हाँ आगे बात करें, मेहरगढ़ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन, हाँ अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले। मतलब जब वहाँ खेती होना शुरू हो गया तो वहीं पे लोगों ने बसना शुरू कर दिया, हाँ तो अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले। ठीक, आगे बात करें, बोला कि ताम्रपाषाण युग को, हाँ ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है। ये क्वेश्चन में दोबारा हो चुका है, ये 2 बार पूछ चुका है कि ताम्रपाषाण युग को हम लोग चालकोलिथिक युग के नाम से भी जानते हैं। ठीक, मेहरगढ़ पढ़ रहे थे, ये गेहूं के लिए फेमस था। बल्कि मेहरगढ़ पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले। मतलब मेहरगढ़ में हमें पूरा स्थल, मतलब कि पाषाण काल से लेकर नवपाषाण तक के हमें क्या मिले, वहाँ एविडेंस मिले। ठीक, और मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान शहर में, कहाँ है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, इसको याद रख सकते हैं। नवदा टोली, हाँ नवदा टोली दिख रहा है, हाँ नवदा टोली, हाँ बोले कि नवदा टोली का उत्खनन, हाँ बोले कि कहाँ पे, हाँ नवदा टोली का उत्खनन कहाँ पे किया गया, तो बोले कि मध्य प्रदेश में किया गया। किसने किया, तो नाम था एच डी संकलिया ने, हाँ एच डी संकलिया के द्वारा किया गया था नवदा टोली। ये आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे। ठीक, और यहाँ जो नवदा टोली है ये ताम्रपाषाणी स्थल है, मतलब कि वहाँ तांबे से रिलेटेड काफ़ी हमको आभूषण मिले। ठीक, नवदा टोली आपको मध्य प्रदेश राज्य में मिलेंगे। ये क्वेश्चन भी था कि नवदा टोली किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में, इसको याद रख सकते हैं। ठीक, देखिए अब बात करें वृहद पाषाण, हाँ वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान, वैश्विक पहचान, हाँ यह मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में की गई थी। मतलब कि जहाँ पे मृतकों को दफनाया जाता था उसी हम लोग वृहद पाषाण के तौर से हम लोग जानते थे। ठीक, इसको याद रख सकते हैं। ठीक, मतलब कि वृहद पाषाण को हम लोग मेगालिथिक के नाम से भी जानते हैं, वृहद पाषाण को मेगालिथिक के नाम से जानते हैं। ठीक, विभिन्न प्रकार के हमको बहुत सारे ये मिले, स्मारक मिले हैं, समाधि जिसको बोल सकते हैं। एक है शीष्ट समाधि, उसके बाद पीठ सर्कल, कैर्न सर्कल, डोलमेन, उसके बाद अब्रेला स्टोन, उसके बाद हुड स्टोन, उसके बाद कंदराएँ और मिहिर, हाँ मिहिर, ये सब जितने भी था ये क्या था, ये स्मारक था, समाधि जिसको बोल सकते हैं। ठीक, देखिए बृहद स्मारक बोलिए, हाँ बृहद स्मारक जो है वो मृतकों की समाधियाँ थी। बृहद स्मारक को हम लोग समाधि के नाम से भी जानते हैं। देखिए राग का टीला, हाँ बोला कि संगन कल्लू से संबंधित है। और राग का टीला एक नौपाषाण स्थल से संबंधित है। ठीक है, ये जो राग का टीला जो संगन कल्लू कहाँ पे है, वो कर्नाटक के मैसूर के पास, हाँ मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में आपको मिलेंगे संगन कल्लू, हाँ याद रख सकते हैं। आपको दिख रहा होगा, हाँ भीमबेटका से बारे रिलेटेड हम लोग पहला वीडियो में काफ़ी डिटेल किए हैं, यहाँ देख सकते हैं। ठीक, बोले कि भीमबेटका जो था, हाँ भीमबेटका गुफा, हाँ भीमबेटका क्यों फेमस है, वो सेल चित्रों के लिए फेमस है। हम लोग पढ़ चुके थे, इसकी खोज 1957 में, हाँ वाकनकर के द्वारा किया गया था, वाकनकर तो किया था। ठीक, ये बोला कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अवस्थित है। बोला कि जो भीमबेटका था ये प्रागैतिहासिक सेल चित्र मिला है, काफ़ी पुराना वहाँ को सेल चित्र का आभूषण मिलेंगे, मतलब सेल चित्र का डिजाइन मिलेंगे। और बोले कि यहाँ पे कौन सा, वहाँ पे हाथी हो गया, हिरन हो गया, सांवर हो गया, इस सब के चित्र हमको वहाँ मिलेंगे। ठीक, भीमबेटका में। बोले कि हम लोग जाने कि भीमबेटका जो था प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, ये कहाँ पे है, ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके थे, यहाँ पे पढ़े थे हम लोग। हाँ देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन गया कि भीमबेटका जो था भोपाल, हाँ भीमबेटका जो था भोपाल के रायसेन जिले में था। बोले रायसेन जिले के कहाँ पे, तो रायसेन जिले के नाम था अब्दुल्लागंज, हाँ अब्दुल्लागंज जगह का नाम है, वहाँ पे ये भीमबेटका अवस्थित है। ठीक, देखिए बोले कि भीमबेटका से विशाल सेरासले के सर्वाधिक हमको साक्ष्य मिले। हाँ मतलब कि वहाँ पे जो व्यक्ति अधिक मात्रा में रहते थे उसके डिजाइन हमको मिले हैं भीमबेटका से, याद रख सकते हैं।
देखिए गोरिक मृद भांड, हाँ गोरिक मृद भांड पात्र, पात्र के साक्ष्य हमको कहाँ मिले हैं, तो हस्तिनापुर से मिले। मतलब गोरिक है मृद भांड, हाँ मृद भांड पात्र के जो साक्ष्य कहाँ मिले हैं, वो हस्तिनापुर या अंतरजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। ये सब यूपी में है। गोरिक मृद भांड, ये एक क्वेश्चन था कि गोरिक मृद भांड पात्र कहाँ से मिले हैं, वो हस्तिनापुर या अंतरजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। इसको याद रख सकते हैं। ठीक, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के ताम्रपाषाण, हाँ महाराष्ट्र के ताम्रपाषाण के लोग मृतकों को अपने घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण, बस ये था कि महाराष्ट्र के लोग अपने जो लोग थे मृतकों को किस दिशा में दफनाते थे, तो वह उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर दफनाते थे। ठीक, और इसी को महाराष्ट्र के संस्कृति हम लोग जारवे संस्कृति के नाम से जाते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे भी आया था कि जारवे संस्कृति के लोग हाँ जब मरने के बाद लोगों को किस दिशा में दफनाते थे, हाँ तो ये उत्तर और दक्षिण दिशा में दफनाते थे। इसको याद रख सकते हैं। ठीक, वहाँ महाराष्ट्र में बहुत सारे संस्कृति मिले हैं। कौन कौन है देखे थे कि नवादा हो गया, क्या लिखा, नवासा हो गया, दायमाबाद हो गया। क्वेश्चन आएगा दायमाबाद कहाँ, तो महाराष्ट्र में। हाँ, कोठे कहाँ है, महाराष्ट्र में। चंदौली महाराष्ट्र में। हाँ, इनाम का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ गया, इनाम का महाराष्ट्र में। इसको याद रख सकते हैं ये वाला। तो आते हैं बुर्ज होम के बारे। ठीक, बुर्ज होम बोला कि बुर्ज होम से मानव कंकाल, हाँ मानव कंकाल के साथ कुत्तों को भी दफनाने का साक्ष्य मिला। मतलब बुर्ज होम से मानव के साथ कुत्तों को भी दफनाने का साक्ष्य मिला। ये बुर्ज होम कहाँ पे है, ये बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में मिलेंगे, उसको याद रख सकते हैं। ठीक, बोले कि नवपाषाण अवस्था, बोले कि नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्तों को भी दफनाने का साक्ष्य हमको बुर्ज होम में ही मिला है। इसको याद रख सकते हैं। ठीक, बोले कि देखो बुर्ज होम से गर्तावास या गड्ढे वाले घर, हाँ गड्ढे वाले घर के भी हमको क्या मिले, यहाँ से हमको साक्ष्य मिले हुए हैं। इसको याद रख सकते हैं। ठीक, देखिए बुर्ज होम, हाँ बुर्ज होम पर मानव के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो हमको बुर्ज होम में मिला है। ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर। ठीक, ये क्वेश्चन था कि गर्तावास के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो बुर्ज होम में मिले हैं। ये सब क्वेश्चन देखिए कैसे कैसे पूछा बुर्ज होम से रिलेटेड, ये ठीक है। आगे बढ़े, देखिए विंध्य क्षेत्र, बोले कि विंध्य क्षेत्र के लेखिया, हाँ इस पे पढ़िएगा, लेखिया शिलाश्रय, हाँ लेखिया शिलाश्रय सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। मतलब लेखिया शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव के कंकाल मिले हैं। ठीक, बल्कि यहाँ जो है यहाँ टोटल 27 मानव कंकाल के अस्थियां मिले हैं। कहाँ से, लेखिया शिलाश्रय से, याद रख सकते हैं। देखिए बल्कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, हाँ जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है वह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो वह संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसको याद रख सकते हैं। ठीक, उसी तरह से क्वेश्चन था कि भारतीय पुरातात्विक का जनक कौन था, तो अलेक्जेंडर कनिंघम था। इसको याद रख सकते हैं। ऐसा क्यों, बोले कि 1861 में से पहला, भारत का मतलब पहला महानिर्देशक नियुक्त किया गया था, इसीलिए से भारत का पुरातत्व का जनक के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। इसको याद रख सकते हैं। अब खत्म हो गया, थोड़ा सा बचा, फिर इसका हम लोग थर्ड पार्ट कवर करेंगे। ठीक, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में अवस्थित है, भोपाल में है। अभी इसका प्रेजेंट नाम बदल दिया गया है, इसका नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। तो इसको याद रख सकते हैं। इसका मैं थर्ड पार्ट फिर से लाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।